Hello and welcome. Prime Minister Narendra Modi, who is visiting his Lok Sabha constituency, is presently addressing the Banaras Hindu University as we speak. Let's just go to Varanasi and see what the Prime Minister has to say. जो काम महामना जी ने किया उसके करीब 15-16 साल के बाद ये काम महात्मा गांधी ने गुजरात विद्यापीठ के रूप में किया था। करीब करीब दोनों देश के लिए कुछ करने वाले नौजवान तैयार करना चाहते थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि महामना जी ने जिस बीज को बोया था उसको पूरी शताब्दी तक कितने श्रेष्ठ महानुभावों ने, कितने समर्पित शिक्षाविदों ने अपना ज्ञान, अपना पुरुषार्थ, अपना पसीना इस धरती पर खपा दिया। एक प्रकार से जीवन खपा दिए, पीढ़ियां खप गई। इन अनगिनत महापुरुषों के पुरुषार्थ का परिणाम है कि आज हम इस विशाल वटवृक्ष की छाया में ज्ञान अर्जित करने के सौभाग्य बने हैं। और इसलिए महामना जी के प्रति आदर के साथ साथ इस पूरी शताब्दी के दरमियान इस महान कार्य को आगे बढ़ाने में जिन का योगदान है, जिस प्रकार का योगदान है, जिस समय का योगदान है, उन सभी महानुभावों को मैं आज नमन करता हूं। एक शताब्दी में लाखों युवक यहां से निकले हैं। इन युवक युवतियों ने करीब गत 100 वर्ष दरमियान जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में जाकर के अपना योगदान दिया है। कोई डॉक्टर बने होंगे, कोई इंजीनियर बने होंगे, कोई टीचर बने होंगे, कोई प्रोफेसर बने होंगे, कोई सिविल सर्विस में गए होंगे, कोई उद्योगकार बने होंगे। और भारत में शायद एक कालखंड ऐसा था कि कोई व्यक्ति कहीं पर भी पहुंचे, जीवन की किसी भी ऊंचाई पर पहुंचे, जिस काम को करता है उस काम के कारण कितनी प्रतिष्ठा प्राप्त क्यों न हो, लेकिन जब वो अपना परिचय करवाता था तो सीना तान करके कहता था कि मैं बीएचयू का स्टूडेंट हूं। मेरे नौजवान साथियों, एक शताब्दी तक जिस धरती पर से लाखों नौजवान तैयार हुए हो और वे जहां गए वहां बीएचयू से अपना नाता कभी टूटने नहीं दिया हो। इतना ही नहीं, अपने काम की सफलता को भी उन्होंने बीएचयू को समर्पित करने में कभी संकोच नहीं किया। ये बहुत कम होता है, क्योंकि वो जीवन में जब ऊंचाइयां प्राप्त करता है तो उसको लगता है ये मैंने पाया है, मेरे पुरुषार्थ से हुआ, मेरी इस खोज के कारण हुआ, मेरे इस इनोवेशन के कारण हुआ। लेकिन ये बीएचयू है कि जिससे 100 साल तक निकले हुए विद्यार्थियों ने एक स्वर से कहा है, जहां गए वहां कहा है कि ये सब बीएचयू के बदौलत हो रहा है। एक संस्था की ताकत क्या होती है? एक शिक्षाधाम व्यक्ति के जीवन को कहां से कहां पहुंचा सकता है और सारी सिद्धियों के बावजूद भी
जीवन में बीएचयू के एल्मना होने का गर्व करता हो, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और इसलिए लेकिन कभी कभी सवाल होता है कि बीएचयू का विद्यार्थी तो बीएचयू के लिए गौरवगान करता है, लेकिन क्या भारत के कोने कोने में 125 करोड़ देशवासियों के दिल में ये बीएचयू के प्रति वो श्रद्धा भाव पैदा हुआ है क्या? वो कौन सी कार्यशैली आई, वो कौन से विचार प्रवाह आए, वो कौन सी दुविधा आई जिसने इतनी महान परंपरा, महान संस्था को हिंदुस्तान के जन जन तक पहुंचाने में कहीं न कहीं संकोच किया। आज समय की मांग है कि न सिर्फ हिंदुस्तान, दुनिया देखे कि भारत की धरती पर कभी सदियों पहले हम जिस नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी उसका गर्व करते थे, आने वाले दिनों में हम बीएचयू का भी हिंदुस्तानी के नाते गर्व करें। ये भारत की विरासत है, भारत की अमानत है, शताब्दियों के पुरुषार्थ से निकली हुई अमानत है, लक्षावधि लोगों की तपस्या का परिणाम है। आज बीएचयू यहां खड़ा है और इसलिए ये भाव अपनी बातों का, अपनी परंपरा का गौरव करना और हिम्मत के साथ करना और दुनिया को सत्य समझाने के लिए सामर्थ्य के साथ करना, यही तो भारत से दुनिया की अपेक्षा है। मैं कभी कभी सोचता हूं, योग ये कोई नई चीज नहीं है। भारत में सदियों से योग की परंपरा चली आ रही है, सदियों से योग की परंपरा चली आ रही है। सामान्य मानवीय व्यक्तिगत रूप से योग के आकर्षित भी हुआ है। दुनिया के अलग अलग कोने में योग को अलग अलग रूप में जिज्ञासा से देखा भी गया है, लेकिन हम उस मानसिकता में जीते थे कि कभी हमें लगता नहीं था कि हमारे योग में वो सामर्थ्य है जो दुनिया को अपना कर सकता है। और पिछले साल जब यूनाइटेड नेशन ने योग को अंतर्राष्ट्रीय योग के दिवस के रूप में स्वीकार किया, दुनिया के 192 कंट्रीज उसके साथ जुड़ गए और विश्व ने गौरवगान किया, विश्व ने उसके साथ जुड़ने का आनंद किया। अगर अपने पास जो है उसके प्रति हम गौरव करेंगे तो दुनिया हमारे साथ चलने के लिए तैयार होती है। ये विश्वास ज्ञान के अधिष्ठान पर जब खड़ा रहता है, हर विचार की कसौटी पर कसा गया होता है, तब उसकी स्वीकृति और अधिक बन जाती है। बीएचयू के द्वारा ये निरंतर प्रयास चला है। आज जिन छात्रों का हमें सम्मान करने का अवसर मिला, मैं उनको, उनके परिवारजनों को हृदय से बधाई देता हूं। जिन छात्रों को आज अपनी शिक्षा की पूर्ति के बाद दीक्षांत समारोह में डिग्रियां प्राप्त हुई हैं, उन सभी छात्रों को भी मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये दीक्षांत समारोह है, हम ये कभी भी मन में न लाए कि ये शिक्षांत समारोह है। कभी कभी तो मुझे लगता है दीक्षांत समारोह सही अर्थ में शिक्षा के आरंभ का समारोह होना चाहिए। ये शिक्षा के अंत का समारोह नहीं है।
और यही दीक्षांत समारोह का सबसे बड़ा संदेश होता है कि हमें अगर जिंदगी में सफलता पानी है, हमें अगर जिंदगी में बदलते हैं युग के साथ अपने आप को समकक्ष बनाए रखना है, तो उसकी पहली शर्त होती है हमारा भीतर का जो विद्यार्थी है वो कभी मुरझा नहीं जाना चाहिए, वो कभी मरना नहीं चाहिए। दुनिया में वो ही इस विशाल जगत को, विशाल व्यवस्था को, अनगिनत आयामों को पा सकता है, कुछ मात्रा में पा सकता है, जो जीवन के अंतकाल तक विद्यार्थी रहने की कोशिश करता है, उसके भीतर का विद्यार्थी जिंदा रहता है। और इसलिए आज जब हम दीक्षांत समारोह से यहां से निकल रहे हैं, तब हमारे सामने एक विशाल विश्व है। पहले तो हम ये कुछ स्क्वायर किलोमीटर के विश्व में गुजारा करते थे, परिचितों से मिलते थे, परिचित विषय से संबंधित रहते थे, लेकिन अब अचानक उस सारी दुनिया से निकल करके एक विशाल विश्व के अंदर अपना कदम रखने जाते हैं। ये पल सामान्य नहीं होती है। एक तरफ खुशी होती है कि चलिए मैंने इतनी मेहनत की, 3 साल 4 साल 5 साल इस कैंपस पर रहा, जितना मुझसे हो सकता था मैं ले लिया, पा लिया। लेकिन अब निकलते ही दुनिया का मेरी तरफ नजरिया देखने का बदल जाता है। जब तक मैं विद्यार्थी था, परिवार, समाज, साथी, मित्र मेरी पीठ थपथपाते रहते, नहीं नहीं बेटा अच्छा करो, बहुत अच्छा करो, आगे बढ़ो, बहुत पढ़ो। लेकिन जैसे ही सर्टिफिकेट लेकर के पहुंचता हूं तो सवाल उठता है, बताओ भाई अब आगे क्या करोगे। अचानक एग्जाम देने गया, तब तक तो सारे लोग मुझे पुश कर रहे थे, मेरी मदद कर रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे, लेकिन सर्टिफिकेट लेके घर लौटा तो सब पूछ रहे, बेटे अब बताओ क्या, अब हमारा दायित्व पूरा हो गया, अब बताओ तुम क्या दायित्व उठाओगे। और यहीं पर जिंदगी की कसौटी का आरंभ होता है। और इसलिए जैसे साइंस में 2 हिस्से होते हैं, एक होता है साइंस और दूसरा होता है अप्लाइड साइंस। अब जिंदगी में जो ज्ञान पाया है वो अप्लाइड पीरियड आपका शुरू होता है, और उसमें आप कैसे टिकते हैं, उसमें आप कैसे अपने आप को योग्य बनाते हैं। कभी कभार कैंपस की 4 दीवारों के बीच में, क्लासरूम की 4 दीवारों के बीच में, शिक्षक के सानिध्य में, आचार्य के सानिध्य में चीजें बड़ी सरल लगती हैं, लेकिन जब अकेले करना पड़ता है तब लगता है यार अच्छा होता उस समय मैंने ध्यान दिया होता, यार उस समय तो मैं अपने साथियों के साथ मास्टर जी की मजाक उड़ा रहा था, यार ये छूट गया। फिर लगता है यार मैंने अच्छा होता देखा होता। ऐसी बहुत बातें याद आएगी आपको, जीवन भर यूनिवर्सिटी की वो बातें याद आएगी जो रह गया वो क्या था, और न रह गया होता तो मैं आज कहां था। ये बातें हर पल याद आती है। मेरे नौजवान साथियों, यहां पर आपको अनुशासन के विषय में कुलाधिपति जी ने एक परंपरागत रूप से संदेश सुनाया। आप सबको पता होगा कि हमारे देश में शिक्षा के बाद दीक्षा, ये परंपरा हजारों साल पुरानी, और सबसे पहला तैत्रेयी उपनिषद में
इसका उल्लेख है, जिसमें दीक्षांत का पहला अवसर रेखांकित किया गया है। तब से भारत में ये दीक्षांत की परंपरा चल रही है और आज भी ये दीक्षांत समारोह एक नई प्रेरणा का अवसर बन जाता है। जीवन में आप बहुत कुछ कर पाएंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपके भीतर का विद्यार्थी कभी मरना नहीं चाहिए, मुरझाना नहीं चाहिए। जिज्ञासा वो विकास की जड़ों को मजबूत करती है। अगर जिज्ञासा खत्म हो जाती है तो जीवन में ठहराव आ जाता है। उम्र कितनी ही क्यों ना हो, बुढ़ापा निश्चित लिख लीजिए वो हो जाता है। और इसलिए हर पल नित्य नूतन जीवन कैसे हो, हर पल भीतर नई चेतना कैसे प्रकट हो, हर पल नया करने का उमंग वैसा ही हो जैसा 20 साल पहले कोई नई चीज करने के समय हुआ था। तब जाकर के देखिए जिंदगी जीने का मजा कुछ और होता है। जीवन कभी मुरझाने नहीं चाहिए। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुरझाने से बजाय अच्छा होता मरना पसंद कर ले। जीवन खिला हुआ रहना चाहिए। संकटों के सामने भी उसको झेलने का सामर्थ्य आना चाहिए। और जो इसे पचा लेता है ना, वो अपने जीवन में कभी विफल नहीं जाता है। लेकिन तत्कालीन चीजों से जो हिल जाता है, अंधेरा छा जाता है, उस समय ये ज्ञान का प्रकाश ही हमें रास्ता दिखाता है। और इसलिए ये बीएचयू की धरती से जो ज्ञान प्राप्त किया है, वो हर जीवन के हर संकट के समय हमें राह दिखाने का, प्रकाश पथ दिखाने का एक अवसर देता है। देश और दुनिया के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। क्या उन चुनौतियों में भारत अपनी कोई भूमिका अदा कर सकता है क्या? क्यों न हमारे ये संस्थान, हमारे विद्यार्थी आने वाले युगों के लिए मानव जात को, विश्व को कुछ देने के सपने क्यों न देखें? और मैं चाहूंगा कि बीएचयू से निकल रहे छात्रों के दिल दिमाग में ये भाव सदा सर्वदा रहना चाहिए कि मुझे जो है उसे अच्छा करूं, वो तो है, लेकिन मैं कुछ ऐसा करके जाऊं जो आने वाले युगों तक का काम करे। समाज जीवन की ताकत का एक आधार होता है इनोवेशन। नए नए अनुसंधान सिर्फ पीएचडी डिग्री पास प्राप्त करने के लिए कट पेस्ट वाली दुनिया से नहीं। मैं तो सोच रहा था कि शायद ये बात बीएचयू वालों को तो पता ही नहीं होगी, लेकिन आपको भली भांति पता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप उसका उपयोग नहीं करते होंगे। हमारे लिए आवश्यक है इनोवेशन, और वो भी कभी कभार हमारे अपने निकट की स्थितियों के लिए भी। मेरे मन में एक बात कई दिनों से पीड़ा देती है। मैं दुनिया के कई नोबेल लॉरिएट से मिलने गया जिन्होंने मेडिकल साइंस में कुछ काम किया है, और मैं उनके सामने एक विषय रखता था। मैंने कहा, मेरे देश में जो आदिवासी भाई बहन है
वो जिस इलाके में रहते हैं उस बेल्ट में परंपरागत रूप से एक सिकल सेल की बीमारी मेरे आदिवासी परिवारों को तबाह कर रही है। कैंसर से भी भयंकर होती है और व्यापक होती है। मेरे मन में दर्द रहता है कि आज का विज्ञान, आज की ये सब खोज, कैंसर के मरीज के लिए नित्य नई नई चीजें आ रही हैं। क्या मेरे इस सिकल सेल से पीड़ित मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के लिए शास्त्र कुछ लेकर के आ सकता है? मेरे नौजवान कुछ इनोवेशन लेकर के आ सकते हैं क्या? वे अपने आप को खपा दे, खोज करें, कुछ दें, और शायद दुनिया के किसी और देश में खोज करने वाला जो दे पाएगा उससे ज्यादा यहां वाला दे पाएगा, क्योंकि वो यहां की रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति से परिचित है। और तब जाकर के मुझे बीएचयू के विद्यार्थियों से अपेक्षा रहती है कि हमारे देश की समस्याएं, उन समस्याओं के समाधान में हम आने वाले युग को देखते हुए कुछ दे सकते हैं क्या? आज विश्व ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज बड़ा परेशान है। सारे दुनिया के देश अभी पेरिस में मिले थे COP21 में। पूरे विश्व का 2030 तक 2 डिग्री टेम्परेचर कम करना है, 2 डिग्री। सारा विश्व मशक्कत कर रहा है, कैसे करें। और अगर ये नहीं हो पाया तो पता नहीं कितने आइलैंड डूब जाएंगे, कितने समुद्री तट के शहर डूब जाएंगे, पता नहीं ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण पता नहीं कैसे क्या हो जाएगा। पूरा विश्व चिंतित है। हम वो लोग हैं जो प्रकृति को प्रेम करना हमारी रगों में है। हम वो लोग हैं जिन्हें पूरे ब्रह्मांड को अपना एक परिवार माना हुआ है। हमारे भीतर, हमारी जहन में वो तत्व ज्ञान तो भरा पड़ा है। और तभी तो बालक छोटा होता है तो मां उसे शिक्षा देती है, देखो बेटे, ये जो सूरज है ना, ये तेरा दादा है, और ये चांद है, ये तेरा मामा है। पौधे में परमात्मा देखता है, नदी में मां देखता है। ये जहां पर संस्कार है, जहां प्रकृति का शोषण गुनाह माना जाता है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर इज अ क्राइम, मिल्किंग ऑफ द नेचर, यही हमें अधिकार है। ये जिस धरती पर कहा जाता है, क्या दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग के संकट से बचाने के लिए कोई नए आधुनिक इनोवेशन के साथ मेरे भारत के वैज्ञानिक बाहर आ सकते हैं क्या? मेरे भारत की संस्थाएं बाहर आ सकती है क्या? हम दुनिया को समस्याओं से मुक्ति दिलाने का एक ठोस रास्ता दिखा सकते हैं क्या? भारत ने बेड़ा उठाया है। 2030 तक दुनिया ने जितने संकल्प किए उससे ज्यादा हम करना चाहते हैं, क्योंकि हम मानते हैं, हम ये सदियों से मानते आए हुए हैं कि प्रकृति के साथ संवाद होना चाहिए, प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं होना चाहिए। ये हम मानते आए हैं। लेकिन आज अभी हमने 2 इनिशिएटिव लिए। एक अमेरिका, फ्रांस, भारत और बिल गेट्स का एनजीओ, हम मिलकर के इनोवेशन पे काम कर रहे हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी को अफोर्डेबल कैसे बनाए, सोलर एनर्जी को अफोर्डेबल कैसे बनाए, सस्टेनेबल कैसे बनाए, उस पर काम कर रहे हैं। दूसरा, दुनिया में वो देश जहां 300 दिवस से ज्यादा सूर्य की गर्मी का प्रभाव रहता है, ऐसे देशों का एक संगठन किया है। पहली Okay, that was the Prime Minister speaking at the Banaras Hindu University. Sources are saying that prima facie it appears that DU Professor S.A.R. Gilani encouraged anti-India slogan shouting. The statement of another professor, Ali Javed, points to 2 things. Gilani lied about the nature of debate and